मैतेई समुदाय के जो लोग होते हैं नंगा घुमाते हैं पूर्व सैनिक की पत्नी को, और पूर्व सैनिक जो होता है वो कुछ नहीं कर पाता। इसको किस तरह से आप देखते हैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते? अब आज मेरे से बोलो कि जो है 2 किलोमीटर तू दौड़ लगा दे, नहीं लगा पाऊंगा। लगाऊंगा, बड़ी मुश्किल से जाऊंगा, हाफी आएगी। और उस दौरान जब तक मैं आर्मी में था, 26 साल नौकरी किया, तो 5 किलोमीटर 24-25 मिनट में आता था। और तो कहीं ऐसी जगह, ऐसी जंगलों में पहुंच गए जहां पर खाना नहीं मिलता, तो क्या ये भी होता है क्या कि सांप बिच्छू तमाम तरह की चीज़ों को खा करके, या फिर केकड़ा को, या फिर जो है जो ज़मीन में और तरह के जानवर होते हैं चलने वाले, उनको मार करके खाना पड़ता है क्या उस वक्त? ये हमारी नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं जा रहा था पन्ना, और पन्ना से ही होते हुए मुझे पन्ना से करीब 15 किलोमीटर दूर एक ढाबा मिला, और उस ढाबे पर मैं ठहर गया। वो ढाबा नाम था ढाबे का फौजी ढाबा, और इस वक्त मैं फौजी ढाबा में ही मौजूद हूँ। आप जब बांदा से होते हुए पन्ना जाएंगे अजयगढ़ वाला रास्ता पकड़कर, तो अजयगढ़ से महज आपको 7 किलोमीटर पहले एक फौजी ढाबा मिलता है। वहीं पर हूँ इस वक्त, और यहाँ पर हमारे साथ जो हैं उन्होंने अपने देश के लिए जो काम किया है, आज हमने सोचा कि आपके सामने वो रखा जाए, आप तक वो बातें पहुँचाया जाए, जिससे आप भी जान पाए कि इस देश की मिट्टी में सबका अधिकार है, इस देश की मिट्टी में सब ने अपना कुछ ना कुछ बलिदान दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मुख्तार है। अच्छा, ये बताइए, हमने सुना है आपके बारे में, आपके गांव से ही, कि आप जो है कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं देश के लिए, अपने वतन के लिए, भारत के लिए। क्या क्या चीज़ें थी, कहानी कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारी तीसरी पीढ़ी है ये। अच्छा। आर्मी के अंदर मेरे दादाजी थे। मेरे पिताजी वगैरह 3 भाई थे, तीनों आर्मी में थे। अब हम लोग जो है टोटल 9-10 भाई हैं, तीनों भाइयों की औलादों में। हम में से जो है 7 आर्मी में हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मतलब पूर्वजों से ही देश सेवा चला आ रहा है। आपके पूर्वज जो थे वो भी देश सेवा किया करते थे, वो भी कहीं ना कहीं अपने देश के लिए जो है मर मिटते थे, और आज आप भी देश के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से लगे हुए हैं अपने वतन के लिए। जी। इसका क्या है कि पिताजी वगैरह 1901 से लेकर के और आज तक का अभी हमारा देश की सेवा में योगदान जा रहा है। मतलब 122 साल हो गए हमारे परिवार का, पूरा जो भी है हमारे पास आज की डेट में सब आर्मी की पेमेंट का है। अच्छा। ये बता दीजिए कि पिताजी किस पोस्ट पे थे, थोड़ा मतलब दादाजी क्या किस पोस्ट पे थे? दादाजी एक सिपाही थे अंग्रेज़ों के टाइम पर। उसके बाद पिताजी नायब सूबेदार क्लर्क थे। अच्छा। उन्होंने 20 साल सेवा दिया। 1965 और 71 की लड़ाइयाँ पिताजी और चाचा और बड़े पिताजी तीनों ने लड़ी 1971 की। उसके बाद वो पेंशन आए, और 29/12/95 को मैं भर्ती हुआ। अच्छा। जिसमें फर्स्ट बार ट्रेनिंग के बाद मेरा जो है 99 में कारगिल युद्ध में फर्स्ट योगदान रहा। अच्छा, जब कहते हैं कारगिल युद्ध लड़ा जा रहा था तो उसमें आपने अपना अहम भूमिका निभाया था, और क्या चीज़ें थी सरकार की तरफ जब सराहना दिया गया था? सरकार की तरफ से क्या है, कारगिल युद्ध में हमारे साथ में, हमारे देश के साथ में विश्वासघात हुआ था। उस समय यूएन मिशन का ये समझौता था कि विंटर के समय दोनों देशों की सेनाएं अपनी पोस्ट जो -40 डिग्री के आसपास होती हैं, वो पोस्टें खाली करके पीछे नीचे डाउन हो जाती थी। वही हुआ। हमारे देश की सेनाएं जो है विंटर के समय अपना खाली करके पोस्टें खाली करके नीचे आ चुकी थी। कारगिल जो सिटी थी, कारगिल सिटी है, कस्बा है, डिस्ट्रिक्ट भी है, तो वहाँ पर आ चुकी थी जहाँ कम बर्फ़ गिरती है। अब क्या है,
उस साइड की जो पाकिस्तान की सेना कहिए या मिलिटेंसी कहिए जो भी है, वो हमारी पोस्टों पे आकर के विंटर के समय बैठ गई। उनको 2 महीने का टाइम मिल गया, 2-2.5 महीने पोस्टें खाली रहती हैं, जिस समय जो है वो आकर के बैठ गए और बैठने के बाद हमारी पोस्टों में कब्जा किया और जो हमारी ही पोस्टों का इस्तेमाल हमारी सेना के खिलाफ किया उन्होंने। जब हम लोग विंटर के बाद पोस्ट ओपनिंग के लिए जाते हैं, पोस्ट खोलने के लिए, तो उस समय जो है वहाँ पर हमारे ऊपर फायर गिरा। आपके ऊपर मतलब जो पलटन वहाँ पर चार्ज ले रही थी, इंडियन आर्मी के ऊपर फायर गिराया गया। तो अब इंडियन आर्मी की कैजुअल्टी हुई। फिर उसके बाद वार घोषित हुआ। वार तो एक्चुअली 4 दिन ही चला था, लेकिन आगे पीछे लड़ाइयाँ स्टार्टिंग और क्लोज में बहुत टाइम लगता है। तो वो सब चलते चलते करीब 3-4 महीने 5 महीने का टाइम लग गया। फिर जो भी हुआ, जिन जिन पोस्टों पर जीत हासिल किया, जितनी कैजुअल्टी हुई, वो तो सब आप लोगों ने देखा ही है न्यूज़ चैनलों पे। और उसके बाद जो है विजय करके हम लोग वापस आए। जब वापस आए तो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से हम लोगों को UN मिशन में भेज दिया गया, साउथ अफ्रीका। घर नहीं जा पाए। अच्छा, एक चीज़ें रहती हैं, जिस तरह से ये बताया जाता है कि सेना में जाने के लिए आपको एक तरह से घर त्याग देना पड़ता है, मोह त्याग देना पड़ता है, कुछ लोगों का ये कहना है और कुछ सैनिक बोलते हैं। क्या है इसकी हकीकत? ये हकीकत यही है कि घर की याद बिल्कुल नहीं आती। जब वो सामने दुश्मन होता है तो उस समय घर की याद नहीं आती, नहीं तो वहाँ काम ही नहीं कर पाओगे। सामने जा रहे हो, मौत है, गोली है, और पीछे हट रहे हो तो भी मौत है, देश के गद्दार कहला रहे हो। तो पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, आगे जाने का सवाल है। तो आगे जाने का, अगर घर परिवार को याद करोगे तो आगे लड़ाई कैसे लड़ोगे? आगे लड़ाई नहीं लड़ सकते। पूरा कितने साल आपने सेना में अपना अहम भूमिका निभाया था? मैंने 26 साल। 26 साल जी। अब कितने साल की उम्र में आप वहाँ पर भर्ती हुए थे? 20 साल की उम्र में गया था और उसके बाद जो है 47 साल की उम्र में वापस आ गया। तो वर्तमान में आपके बच्चे वगैरह जो हैं वो भी आर्मी में जाना चाहते हैं, या फिर वो कुछ और करना चाहते हैं, या फिर भाई के बच्चे कुछ, क्या चीज़ें हैं? 2 बेटों ने तो मेरा अपना बिजनेस डाल लिया है, पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है। और उसके बाद एक लड़के को फार्म में डाल दिया, ये फौजी ढाबा, इसमें बैठा दिया। अब एक छोटा बेटा है जो कि मतलब फौज में जाने के लिए इच्छुक है, 12वीं क्लास में पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम से। अब वो जैसे ही पढ़ करके फुर्सत होगा, रिलेशन बना करके उसको ट्राई करवाएंगे। फिजिकल फिट हो गया, आर्मी में हो गया तो ठीक है। देश से मैं बात किया था, आपके छोटे बेटे से भी बात किया था, एकदम ज़बरदस्त उनके अंदर उम्दा एक मतलब कहा जाता है ना, कॉन्फिडेंस भरा हुआ है जाने के लिए, इंडियन आर्मी में जाने के लिए। और जो देशभक्ति होता है उनके अंदर साफ साफ झलक रहा है। एक चीज़ें हैं, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से आजकल अपने देश में, भारत में ख़ास तौर से एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि जो एक धर्म के लोग हैं, विशेष धर्म के लोग, नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो विशेष धर्म के लोग हैं, एक आप समझ जाइएगा दर्शकों, विशेष धर्म के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वफादार नहीं होते, या उनको गद्दार साबित किया जाता है, बोला जाता है कुछ विशेष पार्टियों के द्वारा, पार्टियों का भी नाम नहीं लेंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो खुद करगिल का युद्ध लड़े थे और आप खुद बता रहे हैं, मुस्लिम होते हुए आप मुस्लिम भी हैं और करगिल का युद्ध लड़े थे, और आपके जो पूर्वज थे वो खुद सेना में रहे हुए हैं। तो इसको किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं, जब इसके बावजूद भी कुछ लोग बोलते हैं कि एक विशेष धर्म ऐसा है जो कि देश के प्रति वफादार नहीं है? तो कैसा फील होता है आपको उस वक्त? ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं, एक परिवार में एक परिवार में मान लो मेरे 4 बेटे हैं तो चारों एक जैसे में नहीं होते, हर एक का मिजाज अलग अलग होता है। लेकिन उन चारों को कंट्रोल करके रखना मेरी जवाबदारी है, एक लाइन से निकालना मेरी जवाबदारी है। तो ये जहाँ तक मैं इस बारे में समझूंगा, तो इस बारे में जो हमारे देश के गार्जियन बैठे हुए हैं, गार्जियन मतलब जो मालिक, देश के मालिक बैठे हुए हैं, उन पर ये श्रेय जाता है।
कि उनका कंट्रोल ठीक नहीं है। उनका कंट्रोल ठीक है और कहीं ना कहीं उनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों को लेकर। उनका कंट्रोल ठीक नहीं है और उनको इस एक धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए या जिस तरीके से कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसा उदाहरण दिया कि मेरे 4 बेटे हैं, चारों का जो है एक जैसा नेचर नहीं है, लेकिन उनको कंट्रोल करना, चारों को एक दूसरे से मिला करके रखना और चारों की तरफ ध्यान देना, ये मेरी जवाबदारी है। इसी तरीके से जो देश के गार्जियन या मालिक बैठे हुए हैं, उनकी जवाबदारी है ये चीज़, और उनको मतलब इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, इसलिए ये माहौल पैदा हो रहा है। जिस दिन उनको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा तो ये सब माहौल कुछ दिनों के अंदर ही, 2-4 दिन, ज़्यादा टाइम नहीं, जो 2-4-10 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ये माहौल ख़त्म हो जाएगा देश से। अच्छा, सेना में जब आप थे तो उस वक्त ये भी कहा जाता है कि जब आप सेना में जाते हो तो वहाँ पर अगर कहीं ऐसी जगह, ऐसी जंगलों में पहुँच गए जहाँ पर खाना नहीं मिलता, तो क्या ये भी होता है क्या कि सांप बिच्छू तमाम तरह की चीज़ों को खा करके, या फिर केकड़ा को, या फिर जो है जो ज़मीन में और तरह के जानवर होते हैं चलने वाले, उनको मार करके खाना पड़ता है क्या उस वक्त? ये हमारी ट्रेनिंग में शामिल होता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये हमारी ट्रेनिंग में शामिल होता है। कुछ ऐसे टीमें होती हैं जिनको ये विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और उनको विशेष लड़ाई के लिए, मतलब उस दौरान उस मुसीबत से निपटने के लिए उनको तैयार रखा जाता है। आम युद्ध में उनको नहीं भेजा जाता। जैसे अभी आपने देखा होगा बॉम्बे में ताज होटल और उस पर अटैक हुआ था, तो जो उस पर कमांडो ने अटैक किया था, ऐसे लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है। और कोई भी सर्च ऑपरेशन होता है उसमें कमांडो वगैरह को ये ट्रेनिंग दी जाती है। आम सैनिक को, मतलब ये समझिए कि 10,000 सेना में एक कमांडो तैयार होता है। 10,000 सेना में से छांट के एक कमांडो निकाला जाता है। अब उस कमांडो के अंदर जो है क्या विशेषता होती हैं, सारी विशेषताएं होती हैं। आग, पानी, हवा, या कि बगैर हफ्ते 2 हफ्ते खाना मिले हुए जंगल की पत्तियां खा करके किन पत्तियों को खा सकते हैं, किन जानवरों को खा सकते हैं, किस जानवर के कहाँ पर जहर होता है, ये सब चीज़ें उनको जो है ट्रेनिंग में शामिल होती हैं। और वो ट्रायल करके फिर उनको जो है मैदान में उतारा जाता है। वो विशेष जो है ट्रेनिंग होती है उसकी। अच्छा, ये ट्रेनिंग हर देश अपने सैनिकों को दिलवाता है या फिर सिर्फ अपना जो है भारत ही दिलवाता है? नहीं, हर देश के पास कमांडो होते हैं। हर देश जो है अपने स्पेशल टीम बना के रखता है आर्मी के अंदर से, और हर देश की मतलब अलग अलग नीतियां हैं, लेकिन आर्मी हर देश की एक जैसी होती है मेरे समझ में। ये भी बताया जाता है कि जब पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे रहते हैं तो आए दिन गोलीबारी होती है, आए दिन गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, आए दिन जो है ग्रेनाइड्स फेंके जाते हैं। क्या वहाँ पर आए दिन डेली इस तरह का माहौल दिखता है क्या? कभी तनाव हो जाता है और कभी शांति रहती है। वहाँ की सेना कभी नहीं चाहती कि हम लड़ें। हम लड़ें, लेकिन जब ऊपर से प्रेशर आता है या कोई ऐसा होता है तो वो लोग फायर करते हैं। हाँ, तो उनकी तरफ भी प्रेशर आता है और हमारी रणनीतियाँ कुछ अलग होती हैं, उनसे विशेष तौर पर अलग होती हैं। वो सब चीज़ें जो है टीवी के सामने नहीं बयान की जा सकती। उसके दौरान जो है हम गोली का जवाब गोली से देते हैं, बातचीत का जवाब बातचीत से देते हैं। उस चीज़ को जो है हम विशेष ख्याल रखते हैं। जो सामने वाला जो व्यवहार करेगा हमारे साथ, उस हिसाब से हम डिपेंड करते हैं। अच्छा, आगे आप इस वक्त आप कहीं ना कहीं रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है, तो आगे क्या चीज़ें हैं, क्या प्लान है जो करना चाहते हैं आप? अब बच्चे सेट हो जाएं, 2 तो सेट कर दिया, मतलब कमाने खाने लगे। 2 बच्चे और हैं, पढ़ रहे हैं। वो दोनों को जो है कोई आर्मी में जाना चाहता है तो वो आर्मी में देखते हैं, कोशिश करके आर्मी में हो जाएगा। और होगा, जब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, होगा, वो भर्ती हो जाएगा। एक बच्चा उसके लिए भी व्यवसाय बना देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे और अपना पेंशन मिलती है उसी में अपना गुजारा करेंगे। अब कुछ नहीं करना, भगवान का नाम लेना है बस। अच्छा, क्या कहते हैं, भारत सरकार ने एक योजना निकाला है, उस योजना के तहत सैनिकों की भर्ती होती है। आप भी जानते हैं उस योजना के बारे में, पूरा देश जानता है। विरोध भी ज़बरदस्त उस योजना का हुआ है, वो है अग्निवीर योजना। तो अग्निवीर योजना में बताया जाता है कि 4 साल के लिए नौकरी है वहाँ पर, 4 साल के लिए आप सेवा दे पाओगे
और 4 साल के दौरान आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस होता है, इस आधार पर आपको परमानेंट किया जाएगा, ये जो भी किया जाएगा। आप अग्निवीर योजना को किस तरह से देखते हैं? क्या आप एज अ प्राइवेटाइजेशन इसको देखते हैं कि सेना को भी प्राइवेटाइज करने का मकसद है इस सरकार का, या फिर आप इसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि इससे कुछ लाभ होने वाला है युवाओं को या फिर देश को? इसका देखिए, जो बाहर मुल्कों में जैसे चाइना की पॉलिसी है हाँ। कि हर नागरिक को उसके 5 साल सेना में देना पड़ता है। हाँ। वो पॉलिसी है मेरे समझ में हाँ। इंडिया में लागू, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी आएंगी। दिक्कतें ऐसा आएंगी कि अपने यहाँ 90% लोग घर में बना करके खाना खाने वाले हैं, होटल पे खाने वाले 10% मिलेंगे। तो 90% जब घर में बना करके खाने वाले हैं तो उन पे ये फ़र्क पड़ेगा कि वो 20 साल की एज पे, 20 से 22 साल की एज पे सेना में जाएगा और 4 साल योगदान दिया तो 4 साल 22 से 26 साल हो गई उसकी एज, और उसी दौरान उसकी शादी हो जाएगी। जब वो सर्विस करेगा तो उसी दौरान 26 साल की एज में हर माँ बाप जो है 22, 23, 24 साल में शादी कर देते हैं। और जब शादी कर देंगे उस बच्चे के, मान लो 26 साल की एज में एक आध बच्चा हो गया और साल 2 साल के बाद स्कूल जाना शुरू करेगा। स्कूल जाना शुरू करेगा, उसी दौरान आप उसको सेना से निकाल के बाहर कर देंगे। मतलब उसको जब पैसे की सख्त ज़रूरत होगी तब उसको आप सेना से बाहर कर देंगे। तो ये जवान के साथ में, नागरिक के साथ में धोखा हुआ। ये नागरिक के साथ में धोखा हुआ। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो उसको जो है कुछ फैसिलिटी देना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट देना चाहिए। अगली जगह जो है उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी हो कि जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग को भूल ना सके और 2 टाइम की रोटी कमा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। ये योजना उसके साथ में, ठीक है, मैं मानता हूँ कि देश के हित में है ये, लेकिन देश के हित में होने के साथ साथ जवान के हित में नहीं है ये। जवान के हित में नहीं है, और जब जवान के हित में नहीं है तो देश को, भाई साहब बंद कर लेना, देश के नागरिकों के प्रति हमदर्दी रखते हुए देश के जिम्मेदारों को ये चाहिए कि कोई ऐसी योजना लाएं कि जिसके दौरान वो जवान 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आने के बाद, सपोज करें आपने 26 साल में उसको निकाल के बाहर कर दिया, तो वो आने के बाद अपना बच्चों का पालन पोषण कर सके और जो आपने 4 साल की ट्रेनिंग दिया है वो ट्रेनिंग को भुला ना सके। क्योंकि किसी भी लोहे को अगर छोड़ दिया जाए, अंदर रख दिया जाए कब्र के अंदर, या कि बाहर मैदान में छोड़ दिया जाए, तो उसमें जंग पकड़ लेता है, वो ट्रेनिंग भूल जाएगा। अब मेरे को 3 साल हुए आए हुए, अब आज मेरे से बोलो कि जो है 2 किलोमीटर तू दौड़ लगा दे, नहीं लगा पाऊंगा। लगाऊंगा बड़ी मुश्किल से जाऊंगा, हाफी आएगी। और उस दौरान जब तक मैं आर्मी में था, 26 साल नौकरी किया, तो 5 किलोमीटर 24-25 मिनट में आता था और 22-23 किलो वजन लेके आता था। लेकिन आज 3 साल से मैं कुछ नहीं किया, बैठा हूँ। मॉर्निंग वॉक के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गए, वापस आ गए, बस बैठे हैं सारा दिन, इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं। तो हमारे साथ जो है, अब आप बोले कि 2 किलोमीटर चले जाओ तो नहीं जा सकता मैं। तो इसी तरीके से जवान को भी उस ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, ट्रेनिंग हर नागरिक को होना चाहिए। ट्रेन शोल्डर देश के प्रति जो है तैयार रहना चाहिए, और आप उसको जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद वो उसको अगर 2 साल 3 साल आप घर में बैठा देंगे, क्योंकि सेना से आने के बाद वो 2-3 साल कुछ नहीं कर पाएगा, उसका माइंड फ्रेश नहीं होगा और उसको ना तो व्यापार अच्छा लगेगा और ना ही जो है आप वो सर्विस कर सकता है। तो आप उसको नाकारा बना के छोड़ रहे हैं। डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। हाँ, डिप्रेशन में भी जा सकता है और नाकारा भी बन सकता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता आगे। तो इसलिए जो उसमें से 50% काम करेंगे, व्यवसाय कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, लेकिन 50% नाकारा हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए पॉलिसी कोई ऐसी इसके साथ एक और आनी चाहिए जिसमें जवान जो है आने के बाद अपनी ट्रेनिंग को ना भूल सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। देखिए, जिस तरह से इन्होंने अग्निवीर योजना का अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से बताया है, क्या उसका फ़ायदा है और क्या उसका नुकसान है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक सेना के पूर्व सैनिक होकर के इन्होंने बताया है,
वो देश के जवानों को अच्छे से सुनना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि नहीं अग्निवीर योजना से हमको जो है कम से कम रोजगार मिलेगा, लेकिन 4 साल के ही लिए, 4 साल के बाद क्या करोगे आप बताइए। आप 4 साल के बाद आप हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाएं। जिस वक्त आपकी वहाँ से छुट्टी हो उस वक्त हो सकता है कोई बच्चा हो आपका, और वो बच्चा जब पढ़ने के लायक हो जाए तो उसी वक्त आपको जब सख्त पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके पास नौकरी नहीं होगी। ये चीज़ें इन्होंने जिस तरह समझाया एक सैनिक ही बता सकता है हकीकत क्या है। तो अभी आपने एक चीज़ और देखा है कि मणिपुर में एक घटना होती है, ज़बरदस्त बहुत बड़ा घटना होता है, जहाँ पर पूर्व सैनिक की पत्नी को, उसमें से उन महिलाओं में पूर्व सैनिक की पत्नी भी शामिल होती है, और वहाँ के जो मैतेई समुदाय के जो लोग होते हैं नंगा घुमाते हैं पूर्व सैनिक की पत्नी को, और पूर्व सैनिक जो होता है वो कुछ नहीं कर पाता। इसको किस तरह से आप देखते हैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते? देखिए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो मैंने न्यूज़ में सुना है उसका यह है कि भीड़ का कोई रूप नहीं होता और आदमी की मेंटलिटी पर डिपेंड करता है ये क्या चाहते हैं वो लोग। अब पूर्व सैनिक वो बॉर्डर पे था, आने के बाद उसके हाथ में ना तो हथियार है और ना ही जो है वृद्ध हो चुका है तो ना ही किसी से लड़ सकता है। 2-4 आदमियों से 4-6 लोग अगर आ गए तो 1-2 से लड़ सकता है, और भीड़ का कोई रूप नहीं होता। तो वहाँ के लोगों में कितनी, इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों में देश के प्रति या पूर्व सैनिकों के प्रति कितनी हमदर्दी है। ये घिनौना पाप किसी के साथ भी हो सकता है। इसके बारे में जो है ज़्यादा विस्तार से तो नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये जो भी हुआ है ये बहुत घिनौना पाप हुआ है। घिनौना पाप। हाँ। सैनिक हो वो तो सैनिक, चलो सैनिक है, सैनिक भी तो इंसान है, सैनिक भी तो आप लोगों में से ही निकल करके गया है। आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका जो है परिवार का कोई भी हो सकता है सैनिक। लेकिन जब सैनिक कहते हैं तो कितना गर्व होता है, लेकिन उसके साथ में ये घिनौना पाप उसके लिए सरकार जहाँ तक है जिम्मेदार है। उन्होंने फिर उसके बाद ये भी बोला था कि देश का सेवा तो मैं कर लिया, देश के लिए मैं लड़ाई तो लड़ लिया, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाया, उनको मैं नहीं बचा पाया। अब वो डिप्रेशन में भी जा सकता है इस बात को सोच करके, और हथियार भी उठा सकता है और कहो जो है बिल्कुल मतलब ना अपने आप को असहाय समझ ले। लेकिन इस चीज़ को जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर जाता है डिपेंड कि जिन्होंने ये घिनौना पाप किया है उनको किस तरीके की सज़ा दी जाए कि जो कि अगले आदमी के साथ, नागरिक हो या कि सैनिक हो, उसके साथ ऐसी घिनौनी घटनाएं ना हो सके। वो जहाँ तक है वहाँ की जो है जिम्मेदार लोगों को, मतलब जिम्मेदार कहने का मतलब ये है कि जो एमएलए, विधायक और मुख्यमंत्री हैं ये हैं जिम्मेदार, जिनके ऊपर पूरा श्रेय जाता है हर चीज़ का। अगर एक आदमी भी उस स्टेट का, या मुख्यमंत्री की जवाबदारी है, एक आदमी भी अगर उस स्टेट का भूखा मरता है तो वो उसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, और जिस डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी भी भूखा मरता है या कोई पाप होता है वहाँ का जिम्मेदार कलेक्टर है। क्योंकि इस चीज़ के लिए हमारे संविधान में जगह है और इस चीज़ का अलग से फंड निर्धारित होता है। इस चीज़ का फंड अलग से निर्धारित होता है। इसी तरीके से इसका है कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार वहाँ का डीसी, एसपी और बाद में जिम्मेदार लोग नेता, मुख्यमंत्री, एमएलए, विधायक और मुख्यमंत्री। पहले डीसी और एसपी हैं वहाँ के जिम्मेदार, कि उनके सामने उनकी पुलिस के रहते हुए ये घिनौनी हरकत हुई। किसी के साथ भी हो सकती है, भीड़ का कोई रूप नहीं होता। तो किसी के साथ जब हो रही है तो वहाँ के डीसी उनको सहायता क्यों नहीं भेजी गई? या तो फिर जो मौके पर ड्यूटी पर तैनात थे वो अपने आप को असहाय समझ रहे थे, मतलब उनके अंदर देश के प्रति या कि समाज के प्रति कोई भावना ही नहीं थी। नहीं तो कितनी भी बड़ी भीड़ होने दो, हुकूमत से कोई नहीं लड़ सकता। हुकूमत से
हुकूमत मतलब गवर्नमेंट से कोई नहीं लड़ सकता, कितनी बड़ी भीड़ होने दो। अगर गवर्नमेंट से लड़ने के लिए जनता आ जाए तो फिर हो गया, कानून की व्यवस्था क्या रह जाएगी, कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी। इसलिए जो है जिम्मेदार वहाँ के डीसी और एसपी हैं। अच्छा, जो अभी युवा सेना में जाना चाहते हैं और उनके अंदर, कुछ युवाओं के अंदर मतलब परिवार के प्रति मोह भी है, दया भी है, उसके बावजूद भी सेना में जाना चाहते हैं, क्या सलाह है उनको? मैं तो कहता हूँ हर घर से जाना चाहिए, हर घर से जाना चाहिए सेना में। इसमें डबल फायदा है, एक तो परिवार चलता है और दूसरा देश सेवा है। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं होती, देश सेवा से बड़ा सेवा कोई सेवा नहीं। देश सेवा मतलब हर समाज की, हर चीज़ की सेवा करना, सेवा आ जाती है उसमें। मतलब अपनी मातृभूमि की, और ये जो है पूर्वजों से चला आ रहा है। बड़े बड़े राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किस लिए लड़ी हैं? अपने राज्य को बचाने के लिए। और ये भारत देश हमारा राज्य है, हम इसको बचाने के लिए अगर बलिदान होता है तो होने दो। इसलिए जो है ये हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ये भावना रखनी चाहिए कि मैं जो है देश की सेवा करूं। तो सुन सकते हैं आप इनको। ये पूर्व सैनिक रहे हैं और युद्ध में इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं देश के लिए, और देश को एक अहम अपना योगदान दिया है अपने उस वक्त के कार्यकाल के दौरान, उस वक्त की जब तैनात थे, तैनाती के दौरान। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से कभी कभी कुछ सैनिक ये मतलब आरोप भी लगाया करते हैं कि वहाँ पर मतलब जब अभी भाजपा की सरकार है वर्तमान में, एक कोई मतलब सैनिक थे, जब वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, दाल को लेकर के उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया था, बताया था कि दाल देखिए किस तरह से दिया जाता है, खाने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या चीज़ें होता है हकीकत में, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, वो जो दाल का वीडियो वायरल हुआ था वो बीएसएफ का था। बीएसएफ अर्धसैनिक बल में आती है। उनका खाना राशन पेमेंट है और वो पैसा पेमेंट में से कटिंग होती है, उसमें उनका खाना बनता है। अब वहाँ के अधिकारी क्या चाहते हैं? आर्मी में ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी में एक स्केल बनी हुई है, उतना राशन आपको मिलेगा, उतना राशन मिलेगा, और मिलेगा तो उतना राशन जब आएगा तो बनेगा। आर्मी में हर चीज़ कुक से ले करके, खाना बनाने वाले से ले करके और खाना खाने वाले तक सब गवर्नमेंट की एक ही वर्दी पहनते हैं। और बीएसएफ में ऐसा नहीं है। बीएसएफ में जो है उनका राशन पेमेंट है, उनका जो है खाना वो आपस में मिल करके बनाते हैं। तो उसमें जो है जो राशन खरीदने जाता है मार्केट से आता है, जो उनका राशन आया मार्केट से उसमें हेरा फेरी हो जाती होगी। अब हो जाती, बीएसएफ में तो मैंने ड्यूटी किया नहीं, तो हेरा फेरी हो जाती होगी। हेरा फेरी हो गई तो उसमें जो है कम ज़्यादा होता है। लेकिन आर्मी के अंदर ऐसा नहीं है। राशन के बारे में अगर शिकायत अफसर को पहुंच गई तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हाँ, आर्मी के अंदर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैंने खुद क्वार्टर मास्टर ड्यूटी किया है। क्वार्टर मास्टर की जवाबदारी होती है तीनों टाइम का खाना चेक करना। खाना अगर लेट हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस कारण से, उसको जवाब देना पड़ता है। हाँ, अगर किसी ने शिकायत कर दिया तो अफसर तुरंत ऑफिस में बुला लेता है, उसको पनिशमेंट होता है कैसे लेट हुआ, और उसको होगा तो वो कुक को खड़ा कर देगा, खाना बनाने वाले को, अगर उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है तो। और खाना बनाने वाले को तो वहाँ मतलब आर्मी के अंदर निकलजेंसी का कोई सवाल ही नहीं है। टाइम से खाना, मतलब 12:30 खाना तो 12:30 खाना डाइनिंग हॉल पे लग जाएगा। और उसके बाद जो है 7 बजे ब्रेकफास्ट, तो 7 बजे ब्रेकफास्ट डाइनिंग हॉल में लग जाएगा। उसमें कोई जवाब निकलजेंसी वाला सवाल नहीं है। हाँ, कभी 19-20 हो गया, मान लो सप्लाई नहीं आ पा रही, एएससी की, आर्मी की सप्लाई की जिम्मेदारी है एएससी की। एएससी की है तो एएससी जो है मान लो कभी विंटर के समय हो जाता है कभी कि वहाँ राशन नहीं पहुँचा पाए, तो अलग चीज़ है। अब मौसम से लड़ाई कोई नहीं लड़ पाता ना, भगवान से कौन लड़ाई लड़ेगा? सेना हो या कोई भी हो, तो भगवान से लड़ाई नहीं लड़ सकते अब विंटर के समय। लेकिन आजकल ऐसा भी नहीं है, अपने पास साधन है, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाता है राशन। विंटर स्टॉक पहले ही स्टॉक हो जाता है। जैसे ही विंटर आने का सीज़न हुआ वैसे जो है स्टॉक पहुंचा दिया जाता है वहाँ। और कभी कभी मान लो आग नहीं जल रही, फिर भी उसके साधन बहुत सारे हैं जिससे खाना बनेगा और जवानों को मिलेगा।
पूरी तरह से व्यवस्था रखा है। तरीके से व्यवस्था, पूरी तरीके से व्यवस्था होती है आर्मी के अंदर। आर्मी के अंदर भाई डीमोरल, अगर आर्मी डीमोरल हो गई तो लड़ाई लड़ ही नहीं पाएगी। और दुश्मन का कोई भरोसा नहीं है कब अटैक कर दे। बॉर्डर पर बैठे हुए जवान के अगर उसको पेट भर खाने की नहीं मिलेगा तो वो लड़ाई कैसे लड़ेगा। एटम बंदोबस्त पर विशेष ध्यान दिया जाता है आर्मी के अंदर। मतलब डीमोरल होने का कोई सवाल ही नहीं है। हौसला अफजाई, हमेशा हौसला उठा के रखते हैं। नहीं तो साथ वाला कैसे लड़ाई लड़ेगा अगर वो पहले ही मर जाएगा दुश्मन। अच्छा, जिस तरह से क्या कहते हैं, पहले क्या हुआ करता था कि सेना की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलती थी। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेना को भर्ती किया जाता था, सेना की भर्ती। लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत कम ही वैकेंसियाँ निकल रही हैं। अब इंडिया गवर्नमेंट के अंदर अपने क्या है, कितनी भर्ती करना है, कितनी सेना रखना है, शायद पॉलिसी हो राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री जी की, शायद पॉलिसी हो कि सेना कुछ कम करनी है, हमारे पास सेना ज़्यादा है तो भर्ती रोक दिया। अब उनकी जब वैकेंसियाँ निकलेंगी, जो मतलब टाइम होगा कि इस टाइम पर इतनी भर्ती करना है, पॉलिसी होती है इस टाइम तक इतने रिटायर हो जाएंगे, इतने बचेंगे, उसके बाद इतनी वैकेंसी निकलेगी तो वो जो है निकालेंगे वैकेंसी। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो सोचने वाले बहुत ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बारे में अपन कुछ सलाह नहीं दे सकते कि क्यों नहीं निकाल रहे, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं बता सकते। अच्छा, जिस तरह से आप जो है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में आप अहम योगदान दिए थे, लड़ाई लड़े थे, तो इस वक्त आप जहाँ पर हैं, पन्ना ज़िला में लगता है ये जगह, कुछ काम अगर होता है और जाते हैं और अधिकारियों के पास कुछ काम करवाने के लिए, तो किस तरह का उनका प्रतिक्रिया रहता है आपके प्रति? क्या वो आपकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते? क्या चीज़ें होती है, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, हम जो है, हमारा और उनका, आर्मी का एक सोल्जर जो है जल्दी गुस्से में आता है। बात करते करते अगर कहीं गलत बात हुई तो उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन पुलिस के जवान को पब्लिक के बीच में रहने के लिए एक मतलब ट्रेनिंग दी जाती है उसको, और हर तरीके की बात बर्दाश्त करने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, कब कहाँ किस पर हाथ उठाना है। लेकिन आर्मी के जवान बगैर सोचे समझे जो है गुस्सा हो जाएगा, मैं किसके सामने खड़ा हूँ, क्या बात है। उनकी पॉलिसी अलग होती है, हमारी पॉलिसी अलग होती है। अब उस तरीके से जो है उनके ऊपर राजनीतिक भी दबाव होता है, पॉलिटिक्स का दबाव होता है पुलिस के ऊपर, और हमारे ऊपर हम बेफिक्र होकर के काम कर स्वतंत्र होते हैं। हम अगर बॉर्डर पे खड़े हैं तो मतलब हमें किसी से फायर का आर्डर नहीं लेना पड़ता। लेकिन अगर उन्हें एक राउंड दुश्मन सामने है, मान लो किसी बदमाश का पीछा कर रहे हैं, तो उनको जो है फायर का जब तक आर्डर नहीं मिलेगा तो भला ही बदमाश फायर कर रहा है तब तक वो फायर नहीं कर सकते। इसलिए जो है हमें उनमें बहुत फ़र्क है। और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो लोग जो है कोई तो सम्मान देता है और कोई अपने आप में घमंड पे रहता है। कोई घमंड पे रहता है और कोई सम्मान देता है। जो इस लाइन से गुजरा हुआ है वो पक्का सम्मान देता है। जिसने, जैसे आईपीएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर को इंडिया टूर कराया जाता है। इंडिया टूर कराया जाता है तो इंडिया टूर करने के बाद उनको मालूम हो जाता है, लेकिन वो आने के बाद सब भूल जाते हैं, उस माहौल में सब भूल जाते हैं और मतलब अपने आप को ही सबसे बड़ा समझते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई बोलता नहीं है, जबान नहीं खोलता। और हम लोग जो है हम एक अलग माहौल में रहते हैं। मतलब हमारा जो सीनियर है वो उसने आर्डर दे दिया, वो सब कुछ है। और इनका क्या है कि ये अपनी मतलब इनमें हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये समझिए आप। तो वो कभी सम्मान देते हैं, कभी नहीं भी देते, कभी नहीं भी देंगे। तो देख सकते हैं, कभी सम्मान देते हैं, कभी सम्मान नहीं देते हैं। एक सवाल और पूछेंगे लास्ट आपसे सवाल, कि जिस तरह से आप ट्रेन का सफ़र किए ही होंगे, और ट्रेन में मैं देखता हूँ कि कभी कभी सेना की वर्दी में जो जवान होते हैं खड़े रहते हैं और कभी कभी तो ज़मीन में बैठ जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर बेशरम लोग होते हैं उनको वो बैठने के लिए जगह नहीं देते। तो उस वक्त क्या फ़ील होती है कि देखो हम देश की सेवा करने के लिए हम खुद जा रहे हैं और ये हमको थोड़ा सा जगह भी नहीं दे रहे बैठने के लिए। बहुत सारी वीडियो ट्रेन के वायरल होते रहते हैं इस तरह का, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सैनिक के पास पहले तो वारंट मिलता है और सीट बुक कराते हैं, लेकिन इमरजेंसी में
भगवान ना करे कभी जो है दुखद कोई खबर हो गई, इमरजेंसी में उसको छुट्टी आना पड़ा, तो ये अक्सर होता है कि उसको सीट नहीं मिलती, ना ही कोई पब्लिक उसको सम्मान देती है, बैठने देती है। वो बोलती है तू फौजी है तो क्या हुआ, चल मेरी सीट है, मेरी सीट है। और टीटी भी इस चीज़ में ध्यान नहीं देता, पहले सिविलियन को सीट देता है, बाद में जो है सैनिक को, अगर बची तो कहीं सो गया, नहीं तो उसको 150 मिले, और उसने जो है सीट सिविलियन को दिया। और सैनिक के पास बहुत कम पैसा दे करके वो लोग सीट लेते हैं। वो बोलते हैं एक रात की तो बात है, चल यार ड्यूटी पर सही निकाल लेंगे, तो वो कहीं पर भी अपना जो है चादर बिछाया और उसमें जो है बैठ जाता है। वही कारण है कि जो वीडियो आ रही हैं, ये हकीकत बात है कि ना तो टीटी ध्यान देता है सैनिक के प्रति और ना ही पब्लिक ध्यान देती है। वो जो है, अच्छा सैनिक की ये आदत होती है कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, अगर कोई सो रहा है तो वहीं पर खड़ा रहेगा, लेकिन वो जो है उसको ये नहीं बोलेगा कि मेरे को बैठ जाने दे। सही बात है। ये सैनिक की आदत में शामिल होता है, तो इसलिए जो है वो कहीं बाथरूम के पास, कहीं जो है डब्बों के जॉइंट में बैठ करके अपना बेचारा एक रात का समय बिता करके और किसी तरीके से घर पहुंचता है। लेकिन टीटी इस चीज़ का जो है बिल्कुल ख्याल नहीं करते। उनको तो बस, अगर सैनिक गया भी उसके पास, मेरे साथ खुद हुआ है, मैं गया इमरजेंसी में, फादर एक्सपायर्ड हुए थे, मैं आ रहा था जम्मू से, और जब जम्मू से आया तो मेरे को जो है वारंट तो मिल गया, लेकिन सीट नहीं मिली। सीट नहीं मिली तो वहाँ से बैठा, और बैठने के बाद जब मैं दिल्ली तक का सफ़र मेरे को खड़े खड़े आना पड़ा। एक रात एक दिन का सफ़र, मतलब सामान रख दिया, एक बैग था मेरे पास, वो रख दिया और उसी पर बैठ करके बाथरूम के पास आया। लेकिन टीटी ने मेरे को, सबकी सीटें खाली थी और मेरे सामने पैसा लेकर के दूसरों को दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया उसने। मेरे को पूरी रात ऐसे ही बैठ करके आना पड़ा। तो ये मतलब मेंटलिटी उनकी बन चुकी है कि नहीं देना, आदत हो गई, आदत हो गई है, आदत हो गई है कि मतलब जो पैसा दे उसको दो, बाकी। देख सकते हैं इन्होंने सच्चाई भी बता दिया कि जिस तरह से ट्रेनों में दुर्व्यवहार किया जाता है। आए दिन वीडियो वायरल होता है सैनिकों का, जब सैनिक को देखते हैं कि ज़मीन पे ऐसे बैठा रहता है और लोग जो हैं पूरी सीट जो है जब्त करके जो है उस पर लेटे हुए रहते हैं। कभी कभी आपके सामने, हमारे सामने भी इस तरह का वीडियो या फ़ोटो सामने आता रहता है, आप तो देखे ही होंगे। तो अच्छा ये बताइए कि अब ये जो आपने फौजी ढाबा अपने बेटे के नाम से खुलवा दिया है, मतलब बेटे को यहाँ पर, तो यहाँ पर आप भी रहते हैं कि आपके बेटे ही रहते हैं, पुत्र ही रहते हैं? नहीं, मैंने अपने नाम रजिस्ट्रेशन कराया। इसका जो भी डॉक्यूमेंट है मैंने अपने नाम से बनवाया, मेरे ही नाम से है ऑनर। मैं आता जाता रहता हूँ, बैठाता बेटे को, अपना आता जाता रहता हूँ। अधिकतर समय यहीं बीतता है, लेकिन अपना 2-4 बीघा खेती है, उसमें जो है काम वाम कर लेते हैं, खुद काम करते हैं, क्योंकि बैठे रहेंगे तो अचल हो जाएंगे, हाथ पैर हमारे जो है चलना बंद हो जाएंगे। इसलिए जो है मैं अपना खेती पाती भी देख लेता हूँ, और लड़कों की बस की बात नहीं है कि वो खेत में काम कर सकें, तो इसलिए जो है बच्चे को बैठा देता हूँ। सामान वामान लाना मार्केट से, ये सब चीज़ें जो है वो लोग काम करते हैं, बच्चे पूरा देख रेख करते हैं, और मैं अपना जो है अपने नाम से, अभी जो भी प्रॉपर्टी है, 2-4 बीघा खेती, फौजी ढाबा, ये सब अभी मेरे नाम है। बाद में बांटेंगे अपना बेटे, तो अपना कर लेंगे जो करना, लेकिन अभी मैंने अपने नाम से इसीलिए बनाया कि जो भी पैसा मिला था पेंशन आते समय वो इसमें लगा दिया, और एक बेटे को रोजगार मिल गया, इसलिए जो है फौजी ढाबा इसका नाम रखा। देख सकते हैं इन्होंने सब अपना कहानी आपके सामने रख दिया, और कब इन्होंने ज्वाइन किया आर्मी, और कब जो है वहाँ से रिटायरी हुई इनकी, और वर्तमान में ये क्या कर रहे हैं और आगे क्या चाहते हैं, सब कुछ इन्होंने बताया। साथ ही साथ देश के अहम मुद्दों पर भी इन्होंने चर्चा किया। सारे सैनिक नहीं करते, कुछ सैनिक होते हैं कतराते हैं, बसते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमसे क्या मतलब है, मतलब, लेकिन फिर भी एक बात जान लीजिए, जो सैनिक होता है देश का रक्षक होता है। तो देश में चल रही चीज़ों पर भी सैनिकों को बोलना अनिवार्य है, उनको बोलना चाहिए, अनिवार्य तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उनको बोलना चाहिए, उनको ये थोड़ा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए कि देश में क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, ये होना चाहिए। तो आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया से राज रावत की रिपोर्ट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रीडम न्यूज़ इंडिया से जुड़ने के लिए, मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।